गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रीच लर्निंग सेशन और जो क्योर्ड केस है वो प्रीच मेथड से कैसे देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इसका आज सेकेंड लेक्चर है। प्रीच लर्निंग बाय केस ऑफ सोरियासिस। मैं डॉक्टर पायल दड़ू। सबसे पहले हम अपने गुरुओं से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। आप सब भी अपने गुरुओं से ब्लेसिंग्स ले लीजिए। डॉक्टर हनीमैन सर, डॉक्टर दीदार सर, डॉक्टर खुशहाली मैडम। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब हमारे इंडिया ने आजादी हासिल की थी, वैसे ही हम लोग आज एक संकल्प करेंगे कि हम भी अपने पेशेंट को यही फ्रीडम से देखेंगे। फ्रीडम मतलब कोई बायसनेस नहीं, अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर, बिना कोई प्रेजुडाइज पेशेंट को देखना है। अब हम केस स्टार्ट करते हैं। ये पेशेंट की प्रिलिमिनरी डिटेल है। पेशेंट का नेम स्वाइजेड, 27 ईयर एज है, मेल पेशेंट है। और पेशेंट लसकाना में रहता है, सूरत में। और सिलाई मशीन में जॉब करते हैं। वैसे पेशेंट यूपी से है। और मैरिटल स्टेटस मैरिड है। पेशेंट का डायग्नोसिस है सोरियासिस। चीफ कंप्लेन: psoriatic eruption on scalp, back and left leg, both ear since 5 years. ईचिंग लीड्स टू बर्निंग सेंसेशन। पेशेंट को स्काल्प में से शुरुआत हुई थी, फिर बैक और लेग में था। इरप्शन का लुक कैसा था? एकदम थिकनेस थी, व्हाइटिश पिंकिश शाइनी अपीयरेंस था। अगर पेशेंट मुझे ऐसे बोल रहे थे कि मैं बाल कटवाने जाऊं तो कोई मेरे बाल को भी टच नहीं करते थे, बोलते थे कि छी गंदा लगता है, हम इन्फेक्शन हो जाएगा। took lots of medicine for the same complaint in past। और दूसरी कंप्लेन उन्होंने बताई थी कि अगर मैं ज्यादा मेहनत का काम करता हूँ तो हाथ पैर दर्द करते हैं, तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? क्योंकि वैसे वो लोग बेसिकली पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। 2011 से यहाँ सूरत में थे पेशेंट। और तीसरी कंप्लेन उन्होंने बताई थी कि मुझे रिकरेंट कफ हो जाता है, कफ एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग। कफिंग के बाद वॉमिटिंग हो जाएगी ऐसा लगता है। और एक बार कफ चालू हो जाता है तो 1-2 महीने तक चलता है। और मेरे पास जब पेशेंट आए थे तो उनका 1 महीने से खांसी चालू था, और जब भी खाना खाए उसके बाद खांसी चालू होती थी और वॉमिटिंग हो जाता था। दूसरा उन्होंने बताया कि समटाइम्स ट्वीचिंग ऑफ काफ मसल, बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट। और एग्रावेशन स्लीप ड्यूरिंग नाइट। ये पेशेंट के पिक्चर्स है। पूरा स्काल्प में इतना थिकनेस था। और काफी पहले का फोटो है मेरे पास, तो इतना क्लियर स्काल्प वाला फोटोज दिख रहा है, और पैरों में है वो भी दिख रहा है। पास्ट हिस्ट्री में क्या था पेशेंट को कि चाइल्डहुड में पेड़ पर से गिरे थे एक बार, और मलेरिया हुआ था उनको। और फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट ने बताया कि फैमिली ट्री में वो 5 भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी, और पेशेंट सबसे बड़े थे। पेशेंट के खुद के 2 बच्चे हैं, एक सन है और एक डॉटर है। लड़का 3 साल का है और लड़की 1 ईयर की। और पेशेंट के फादर तो उसके भी 3 भाई थे। 2 भाई छोटी उम्र में डेथ हो गए थे, एक ही दिन में कोई बीमारी में। उनको ज्यादा पता नहीं था, उनकी फादर की इलनेस के बारे में भी पेशेंट को पता नहीं था, क्योंकि वो काफी टाइम से घर से निकल गए थे। और पेशेंट मदर ट्री, 4 बहनें और एक भाई था। फिर पेशेंट ने पर्सनल हिस्ट्री, तो
Physical generals. Appetite, can't tolerate hunger, pain in abdomen, thermal ambithermal, thirsty, desire not specific, stool normal, urine normal, perspiration profuse on whole body, tight cloth, can't tolerate। ये पेशेंट की फिजिकल डिटेल्स है। डिस्पोजिशन, तो पेशेंट ने बोला कि मैं कम बोलता हूँ, फालतू का नहीं बोलता, ज्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे लोगों के बीच में अच्छा लगता है। लाइफ स्पेस, फिर मैंने पेशेंट को कुछ नहीं पूछा था, अपने आप ही हिस्ट्री चालू हो गई थी। पेशेंट ने अपने आप ही अपनी तकलीफें बताना चालू कर दिया, मैंने सिर्फ ये डिस्पोजिशन के बारे में पूछा था तब। तो पेशेंट बोलते हैं, मदर को काफी दिनों से मिला नहीं हूँ, मेरे फादर खराब है, वो अलग रह रहे। गांव जाता हूँ तो मदर को मिलने का मन हो तो फादर ना हो तब मिल के आता हूँ। बाकी पेशेंट यहाँ से जाते हैं तो वो ससुराल में ही रुकते हैं, अपने घर पे नहीं जाते, सिर्फ मम्मी को मिलके चले आते। बचपन से कभी भी मैं ज्यादा घर पे नहीं रहा हूँ। मेरे मामा पढ़ाते थे क्योंकि यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मदर ज्यादा पढ़ी नहीं थी, फादर कुछ ध्यान नहीं देते थे। पेशेंट 6 साल से फादर के साथ नहीं बात करते। पेशेंट मदर के साथ शादी के बाद 1.5 साल साथ में रहे थे, उनकी शादी हो गई, फिर 1.5 साल वो साथ में रहे थे। फादर का बिहेवियर, वो ड्रिंक करते थे, पत्ता खेलते थे, उनके ये पेशेंट लोगों के हिस्से का खेत भी बेच दिया था। पेशेंट की वाइफ के ऑर्नामेंट्स भी बेच दिए थे। पेशेंट जब सूरत थे उनको पता भी नहीं था। फिर जब पेशेंट घर पे गए, गांव में गए, तो ऑर्नामेंट्स के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो उन्होंने बेच दिए है फादर ने। तो फिर झगड़ा हुआ था उसमें से, क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स था वो उसकी वाइफ के पापा के घर से था, और फादर बोले जमीन मेरा था, आपका जहाँ घर है वहां रहो। झगड़ा हुआ तो ऐसा बोला कि मेरा जमीन था तो मैंने बेच दिया, क्या हुआ। फादर ने गांव में उस टाइम एक छोटे लड़के को शराब पिला दिया था, तो पूरा गांव में नाम खराब हो गया था। हम लोग दूसरों को काम पे रखते थे, ऐसा हमारा सम्मान था गांव में। और फादर ने सब बेच डाला क्योंकि उसके दादाजी की इज्जत थी। दूसरों के वहां काम पे जाते हैं, सब गांव में बातें करते हैं। पहले वो उनके वहां सब काम पे आते थे, उतना जमीन था, उन्होंने सब बेच दिया। झगड़ा हुआ जब फादर ने अ, उनके भाई को गला दबा दिया था, पेशेंट के छोटे भाई को। मदर को भी मारने दौड़ते थे जब भी झगड़ा हो। 2011 से 2016 तक पेशेंट फादर के साथ सूरत आए थे काम करने के लिए। पहले सब पगार फादर ले लेते थे, सिर्फ 500 रुपए देते थे। फादर बोलते थे नहीं दूंगा। मदर की बहुत चिंता होती थी, उनसे बहुत प्यार करता हो। 10वीं साल तक मामा के घर पे रहा, 11 12 स्टैंडर्ड हॉस्टल में रहा हूँ। और वहां पे गाड़ी चला के, वो दूसरों की गाड़ी है तो वर्दी लगाने में वो चला के पैसा जमा किए थे। फादर ने आगे पढ़ाई नहीं करवाई, पैसे ले लिए, आईआईटी नहीं करवाई और पैसे भी नहीं दिए। मेरे साथ वाला लड़का मैनेजर बन गया। पेशेंट के फादर 1 महीने थे तब दादी की डेथ हो गई थी, तो दादा ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो पेशेंट को बहुत रखते थे, बहुत क्लोज थे। और पेशेंट की शादी के 1 साल बाद दादा की भी डेथ हो गई। और उसके बाद से मैं कभी घर नहीं गया हूँ, ऐसा पेशेंट ने बताया। गांव जाता हूँ फिर भी ससुराल में रहता हूँ। गांव में से यहाँ आने का मन नहीं करता, पैसा कमाने के लिए आना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए घर पे ज्यादा नहीं रहा। मेरा एक ही लड़का है, उसे ऐसे नहीं रखना है मुझे। मैं घर पे रहा ही नहीं हूँ। लाइफ में सबसे बड़ा दुख ही मुझे वो ही है कि सब लोग साथ में रहे तो अच्छा होता। माँ अभी भी अकेली है, खाना पीना बनाती है, अभी भी आराम नहीं मिला है मेरी मम्मी को। फादर दारू पी के झगड़ा करते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं रहा हूँ वैसे मेरे बच्चे ना रहे। जैसे मैं घर छोड़ के आया हूँ वैसे वो लोग को ना आना पड़े। घर पे आराम से रह सके, कोई नौकरी करे, बिजनेस करे। मैं भी पढ़ा लिखा होता
तो जॉब करता। यहाँ तो 12 घंटे का मेहनत ज्यादा पड़ता है, पैसे उस हिसाब से कम मिलते हैं। मदर के भाई का लड़का 2-3 साल पहले फांसी लगा के डेथ हो गए थे। पेशेंट बचपन से उनके साथ काफी पढ़े थे और साथ में ही रहे थे, क्योंकि पेशेंट मामा के घर पे रहते थे। हाँ। और पेशेंट कब से घर से निकल गए थे तो उनको कुछ मालूम नहीं था कि किसको क्या बीमारी है, कौन जिंदा है, किसको फैमिली में क्या। उनको सिर्फ उसकी मम्मी से ही सब था जो था। अब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे पैथोलॉजी विथ को रिलेशन ऑफ जीएनएम। तो हमारी डिजीज क्या है? सोरियासिस। तो सोरियासिस क्या है? टी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ स्किन वेयर द सेल साइकिल डिस्टर्ब एंड इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्किन सेल इन कंपेयर टू ओल्ड स्किन सेल शेडिंग। जो हमारा स्किन का लेयर जो चेंज होता है वो फटाफट फटाफट हो रहा है, विच लीड्स टू स्केलिंग ऑफ स्किन एंड सीवियर ईचिंग ड्यू टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है। तो जब भी स्किन आता है तो दो कॉन्फ्लिक्ट आता है, अटैक कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे स्किन में, यहाँ पे सोरियासिस में सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पर सेपरेशन दो दो हिसाब से है कि कोई भी जगह से हमें सेपरेट होना है और कोई जगह हमें सेपरेट नहीं होना है, जुड़े रहना है। तो दोनों टाइप से हमें स्किन की बीमारियां आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी पेशेंट की क्या सिचुएशन है? तो हियर ही वांट्स टू सेपरेट। और इरप्शन कहाँ है? तो हेड। तो हेड मतलब रिप्रेजेंट ऑथोरिटी, हेड ऑफ फैमिली। आप आपने अब तक केस में देखा, पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ से रहा है? हेड ऑफ फैमिली मतलब फादर से ही रहा है। और उसके बाद इरप्शन आए तो पैरों में आए, क्योंकि वहां से उसको सेपरेट था, होना था, निकलना था। तो ये एनालिसिस है विद डिफेंस एंड कोर फीलिंग। तो कोर फीलिंग मतलब जो पेशेंट अपने साथ लेके चला है। तो पेशेंट का मैंने क्या लिया है? डेजर्टेड, 4 सेकंड। क्योंकि पहले बचपन से ही पेशेंट कभी प्यार नहीं मिला है, फादरली लव कभी नहीं मिला है पेशेंट को। और पेशेंट ने कभी घर भी नहीं देखा है, क्योंकि पहले बचपन से ही मामा के घर पे रहे, हॉस्टल में रहे, और उसके बाद यहाँ पे काम करने के लिए आ गए। कभी घर पे नहीं रहे, कभी प्यार व्यार नहीं देखा है। मम्मी का प्यार मिलता, पर वो घर पे जा नहीं सकते फादर की वजह से। तो एक उसका कोर फीलिंग रहा है। मर्डर, उनकी गांव में इतनी इज्जत थी, ऐसी सिचुएशन थी, गांव में उनकी बोलबाला थी, तो फिर फादर ने क्या किया? फादर ने गांव में सब बेच दिया, उनकी इज्जत जीरो कर दी, और दूसरे गांव के बच्चे को भी शराब पिलाने लगे। मतलब उनका मान सम्मान भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, दूसरों के वहां उनके खेत में काम करने के लिए जाना पड़ा। तो एक मैंने मर्डर लिया था। और डिल्यूजन होम अवे। होम मतलब घर। घर क्या होता है कि जहाँ हम प्यार फील करते हैं, एक प्रोटेक्शन फील करते हैं। ये पेशेंट के कभी लाइफ में घर जैसा मिला ही नहीं, कभी कहीं प्यार मिला ही नहीं, कभी प्रोटेक्शन फील ही नहीं हुआ। और वो उन्होंने कितनी बार बताया केस में कि मैं घर पे कभी रहा ही नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा सहना ना पड़े, इसीलिए मैं काम करता हूँ। तो ये लिया कि डिल्यूजन होम अवे। और दूसरा है कि एंजाइटी फैमिली अबाउट चाइल्ड ऑफ ऑन। मतलब उनको सिर्फ उनके बच्चे की एंजाइटी है ऐसा नहीं है, सबके लिए फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है। सिर्फ उसको दिक्कत है तो उसके पापा से ही है। मम्मी को भी अभी काम करना पड़ता है तो भी उसे तकलीफ हो रहा है। और हेट्रेड, तो ये उसके डिफेंस का पार्ट हो जाएगा, डेवलप सोरा का पार्ट हो जाएगी। पेशेंट अभी उसको उसके पापा से कुछ नहीं है, उसको कुछ भी, उन्होंने बताया थी, उसको कुछ भी हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लिया था डिल्यूजन, डेजर्टेड, होम अवे और मर्डर। तो इसमें कितनी दवाएं आती थी? हायोसाइमस, रस्टॉक्स, लेकेसिस, जर्मेनियम। तो फिर ये 4 दवाएं आती है। तो हम 4 दवाई तो दे नहीं सकते, तो हम मेडिसिन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे?
अगर हम मेडिसिन को ऐसे बाहर से देख के डिस्पोजिशन डिफरेंशिएट करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। हम मेडिसिन को उसकी कोर फीलिंग से डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने मैंने पेशेंट को रस्टॉक्स मेडिसिन दिया था, पर क्यों हायोसाइमस नहीं दिया, क्यों लेकेसिस नहीं दिया, क्यों जर्मेनियम नहीं दिया, वो हम देखते हैं। जर्मेनियम मेटालिकम, उसमें उसमें भी पेशेंट की फीलिंग ऐसे ही आएगी कि डिल्यूजन अलोन। पर वहां पे पेशेंट की फीलिंग ऐसी रहेगी कि हमें दूर कर दिया गया, हमें अकेले छोड़ दिया गया, हमें बाहर फेंक दिया गया। उसकी कोर फीलिंग रहेगी। और उसमें से वो डिफेंस करते करते फिर डिल्यूजन एनिमल में आ जाएगा, वो खुद एनिमल जैसे बिहेव करने लगेगा। तो हमारे पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने वो मेडिसिन नहीं दी है। दूसरा है लेकेसिस। लेकेसिस का कोर फीलिंग मतलब उसका कोर फीलिंग है डिल्यूजन डूम। डूम जैसी सिचुएशन कि जहां से कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, इतना फियर, इतना डिजास्टर। पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। डिल्यूजन होम अवे में तो लेकेसिस भी है, पर वो डूम सिचुएशन से उसमें जाती है। और डिलीजन डेजर्टेड, इसलिए हमने लेकेसिस नहीं लिया है। और हायोसाइमस, तो उसमें पेशेंट की मेन कोर फीलिंग डेजर्टेड रहेगी। क्रिमिनल, मतलब मैंने गलत किया है, मैंने कुछ क्राइम किया है, वो उसका ज्यादा रहेगा। और एब्यूज्ड वाली फीलिंग रहेगी। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं था। और हायोसाइमस की जर्नी उसमें से शुरू होके फिर वो डिफेंस में डेविल ही इज, खुद एक डेविल बन जाता है और लेसिवियसनेस में डिफेंस में चला जाता है। ऐसा कुछ हमारे पेशेंट में नहीं था, तो हमने हायोसाइमस भी नहीं दिए। इसलिए हमारा पेशेंट का ये प्रिस्क्रिप्शन था रस्टॉक्स। ये उसका पैर है और सिर में पूरा खत्म हो गया था। पर एकदम आखिरी वाला पिक्चर जिसमें ये सब भी नहीं था, वो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, इसलिए नहीं रखा है। पहले मैंने पेशेंट को रस्टॉक्स 200 दिया था, सिंगल डोज। फिर पेशेंट फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फॉलोअप के लिए आए, तो उसको स्किन कंप्लेन बढ़ी थी, मतलब ईचिंग बढ़ा था। और उसका कफ 15 दिन के बाद आए तो एकदम से खत्म हो गया था। जो 1 महीने से खांसी आ रहा था, वो अभी ठीक से खाना खा सकता था। तो मैंने पेशेंट को एसएल दिया। उसके बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से ऐसा लगा कि पेशेंट को अभी थोड़ा मेडिसिन की जरूरत है। तो मैंने ऐसा पढ़ा था और देखा था कि एलएम पोटेंसी ये स्किन डिजीज में जब ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत हो तो अच्छी तरह से वर्क करती है। तो मैंने पेशेंट को रस्टॉक्स 0/3 से स्टार्ट किया था और 0/3 दिया था। और जब भी 7 महीने तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चला था, रस्टॉक्स 0/3 एवरी 6 डे पेशेंट को दिया था। पहले 15 दिन में एक बार देते थे, फिर बाद में जरूरत लगा तो एवरी 6 डे दिया। और ऐसे ही पूरी दवाई चली थी, पेशेंट ठीक हो गए। अभी हम थोड़ा रस्टॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी। रस्टॉक्स कॉमन नेम है पॉइजन ओक, और डॉक्टर हनीमैन ने प्रूवर प्रूवर है। और फैमिली है एनाकार्डियेसी फैमिली। Rustox is shrub with erect stem from 2 to 4 feet height. The stem is devoid of rootlets. Rustox shrub मतलब झाड़ी। तो मतलब इस ऐसा इरेक्ट स्टेम है, उसकी हाइट है 2 to 4 feet एंड रूटलेट्स। रस्टॉक्स हैज मोर और लेस tortuous stem, 4 to 13 feet height है, profusely studded with dark color rootlets by which it clings to its support। रस्टॉक्स का ये प्लांट 2 to 4 feet होता है और 13 feet तक भी होता है। पर कैसे कि वो टॉर्चुअस होता है और प्रोफ्यूजली स्टडेड
मतलब इसको किसी का सपोर्ट मिल जाए तो इट क्लिंग्स टू इट्स सपोर्ट एंड ऊपर चढ़ सकता है। तो हमने वैसे ही देखा, पेशेंट में भी देखा कि पेशेंट को कोई अलोन थे, पेशेंट कोई सपोर्ट करने वाले नहीं थे, डेजर्टेड थे। उसकी नीड होती है रस्टॉक्स की। Sphere of action. Restox acts predominantly upon the mucous membrane, lymphatic glands, skin, muscular tissue, and component part of joints, ligaments, fibrous tissue and tendons. हमें कोई भी दवाई जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन देख के वो भी चेक करना चाहिए कि मेडिसिन वहां पे वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। पैथोजेनेसिस। By its action, Restox produces a condition of primary irritation of serous membrane, जैसे हमने पहले देखा, which may proceed to inflammation। ये psoriasis में भी वही प्रोसेस होती है। और if it stops, it produces serous discharge। इन्फ्लामेशन स्टॉप हो जाएगा तो फिर उसमें से serous discharge, इफ्यूजन और इडीमा हो सकता है। अभी हम अकॉर्डिंग टू प्रीच रेस्टॉक्स देखेंगे कि हम कैसे पेशेंट डिवाइन स्पार्क में कैसा होता है, फॉल्स परसेप्शन क्या क्या उसने लिए हैं। डिवाइन स्पार्क मतलब जो बर्थ के साथ हमारे साथ आता है, बॉयंसी, चीयरफुलनेस, ये पेशेंट ऐसा होता है पहले डिवाइन स्पार्क में। फिर फॉल्स परसेप्शन, उसकी कोर फीलिंग क्या है, डिल्यूजन अलोन, मतलब मैं अकेला ही हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। डिल्यूजन डेजर्टेड, मतलब हमने देखा ना पेशेंट में कि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वो सब उसका फॉल्स परसेप्शन है, जो लेके चलता है तो उसके साथ लाइफ में वैसा वैसा होता रहता है। डिल्यूजन क्राइम कमिटेड, मतलब मैंने कोई गुनाह कर दिया है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने कोई क्राइम कर दिया है। डिल्यू और ऐसा भी हम सोच सकते हैं इसमें क्राइम कमिटेड, कि कुछ भी होता है तो उसके पर आ जाता है। डिल्यूजन क्रिटिसाइज, मतलब तूने ये किया है, तूने वो किया है, बार बार उसे कहा जाता है। और डिल्यूजन डर्टी, तो पेशेंट के अंदर से ये फीलिंग रहेगी कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, फिर उसके साथ ऐसा होगा। डिल्यूजन फॉलिंग, ये भी एक रेस्टॉक्स में है। तो फॉलिंग हम कैसे हमारे केस में कैसे देख सकते हैं कि उन लोगों का एक गांव में एक इज्जत था, एक स्टेटस था, फिर वहां से एकदम जीरो पे आ गए, मतलब कुछ भी नहीं, सब बेच दिया और इज्जत भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। डिल्यूजन होम अवे, जो मैंने आपको आगे समझाया ही कि पेशेंट में कैसे लिया। डिल्यूजन मर्डर विल बी। और ये डिल्यूजन परसिक्यूटेड, कि कोई भी चीज को लेके हम पीछे पड़ जाते हैं। इसे ले सकते हैं। डिल्यूजन पॉइजन, कोई भी चीज देखेगा, कोई भी चीज खाएगा, कोई भी तो ऐसे मतलब इससे मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इसमें कुछ होगा तो नहीं, तब हम इसे सोच सकते हैं। ये सब रस्टॉक्स के डिल्यूजन है। परशूड, कि कोई मुझे मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि ये रस्टॉक्स को क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अकेला है, क्योंकि वो खुद डेजर्टेड फील कर रहा है। डिल्यूजन अटैक, क्योंकि वो फियर में है, उसका प्रोटेक्शन कुछ है ही नहीं, तो उसको ऐसा लगता है। डिल्यूजन फायर, मतलब मुझे सब करना है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बेटर लाइफ दे सकूं, तो वो खुद जैसे उसके पीछे आग लगी हो वैसे ही घूमता रहता है। डिल्यूजन वॉइस हियर, ये भी एक आउट ऑफ फियर ही है, क्योंकि वो खुद अकेला है, उसका कोई नहीं है साथ में, तो उसको तरह तरह के वॉइस सुनाई देते हैं। ये हमारी मेडिसिन रस्टॉक्स की नीड क्या है, एवरी मेडिसिन की अलग अलग नीड रहती है। तो इसकी नीड है कैरिड डिजायर, क्योंकि खुद डिजर्टेड है पेशेंट। कंपनी डिजायर, अलोन में है इसलिए। कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रावेशन बीइंग, क्योंकि अकेले इसलिए नहीं रह सकते। रस्टॉक्स का प्लांट भी देखा ना, कि कोई सपोर्ट रहता है तो कितना भी ग्रो कर सकता है। और उसकी भी ऐसी भी क्वालिटीज होती है, वो कोई भी जगह ग्रो कर जाता है, उसके कोई एकदम फिक्स रूट्स नहीं रहते हैं। इसलिए हम होम अवे वहां से भी सोच सकते हैं।
होल्ड डिजायर कि कोई मुझे पकड़ के रखे। होम गो डिजायर क्योंकि उसका डिल्यूजन होम अवे में ही है, इसलिए पेशेंट को घर जाने की डिजायर होती है। ये सब नीड है। रॉकिंग डिजायर। फियर ऑफ रेमेडी। तो ये रस्टोक्स की फियर क्या है? तो फियर हैपन समथिंग विल, फियर डिजास्टर, फियर इंजर्ड बीइंग क्योंकि कोई मुझे कुछ इंजरी ना कर दे। फियर मिसफॉर्चून, फियर मर्डर क्योंकि वो डिल्यूजन मर्डर में भी है। सेंसिटिविटी क्या है रस्टोक्स रेमेडी की? केयर एंड वरीज फुल ऑफ बिजनेस रिलेटिव्स अबाउट क्योंकि वो एंजाइटी फैमिली में भी है, तो उसको फैमिली का पूरा दिन वही रहेगा। सेंसोरियस क्रिटिकल क्योंकि वो खुद भी डिल्यूजन क्रिटिसाइज में है, इसलिए वो उसकी सेंसिटिविटी है सेंसोरियस क्रिटिकल। एंजाइटी फैमिली अबाउट इज एंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, ये उसकी सेंसिटिविटी। तो ये सेल्फ सेंसिटाइज होते 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 उसने क्या डिफेंस ले लिया? चाइल्डिश बिहेवियर। वो किसी का पहले से नहीं होता, फिर ये सेल सेंसिटाइज होते 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 ऐसा बन जाता है। क्योंकि अगर मैं चाइल्ड जैसा ही बन जाऊं तो कोई मुझे हर्ट ही ना करे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ही ना करे, इसलिए वो चाइल्डिश बिहेवियर। ऑकवर्डनेस, एब्सेंट माइंडेड, ये सब उसी की वजह से है डिफेंस में। ब्रूडिंग, एनवी, एनवी मतलब जेलसी, ईर्ष्या। कॉवर्डनेस, केयरफुलनेस, ये सब डिफेंस का पार्ट है। हम इसको उठाते तो हम पेशेंट को थोड़ा रिलीफ तो दे सकते हैं, पर कंप्लीट क्योर हम कोर फीलिंग लेके पेशेंट को दे सकते हैं, ऐसा हमने देखा है। डाइंग स्टेट, ये लास्ट में आखिरी में, कि डाइंग स्टेट में पेशेंट जब चला जाता है तो उसको किसी के साथ कुछ नहीं रहता है। डेथ डिजायर, कंप्लीटली ऐसा फील करते हैं। डेथ प्रेजेंटिमेंट कि मेरा डेथ होने वाला है, मैं चला जाने वाला हूँ। फिर डिस्पेयर एंजाइटी विथ, मतलब कांस्टेंट डिस्पेयर में रहता है एंजाइटी के साथ, मतलब फिर उसे कुछ होप नहीं रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, और हम आपको अपनी ओर से आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हम, अगर मैं नहीं दे सकती तो कोई भी सीनियर डॉक्टर आपको जरूर से उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।